Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today we are starting a new previous year question paper which is UPLT grade computer science. Let's begin without wasting time. Our first question is, if relation R has X tuples and relation S has Y tuples, then the result of join on relation R and S will have up to dash tuples. इसमें रिलेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबल को, एंड टपल्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, रोज़ को. मतलब हमें टू टेबल्स को ज्वाइन करना है तो हमें कितनी टपल्स मिलेंगी. आर ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, एक्स मल्टीप्लाई वाई. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज एनिमलीज is also known as WW right conflict. What is anomalies? एनोमलीज क्या हैं, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर एरर. ठीक है, किसी भी डाटा सेट में जो भी सॉफ्टवेयर एरर होता है उसको क्या बोलते हैं, एनिमलीज. अगर हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर पुअर डिज़ाइन की वजह से कोई प्रॉब्लम अक्कर होती है तो हमें क्या करना होता है, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन करना होता है. ये क्यों करते हैं हम, ताकि हमारा जो डाटा है वो क्या ना हो, लॉस ना हो. तो हमारा क्या है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लॉस्ट अपडेट. अगर मैं कंप्लीट ऑप्शंस को इलेबोरेट करूं तो ऑप्शन ए इज़ डर्टी रीड. डर्टी रीड में क्या होता है कि डर्टी रीड का मतलब है कि हमें जो डाटा शो हो रहा है वो सेव करने से पहले का डाटा शो होता है. ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इंस्टाग्राम पे हमने क्या करा है, प्रोफाइल पे जो पिक्चर है हमने उसको चेंज कर दिया. ठीक है, कुछ टाइम के बाद हमने उसको सेव नहीं किया. कुछ टाइम के बाद जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमें क्या होता है, ओल्ड जो पिक्चर है वही शो होती है, क्योंकि हमने पहले वाली जो न्यू फ़ोटो जो अपलोड की थी वो हमने सेव नहीं की. तो ये जो कन्फ्लिक्ट अक्कर होता है वो क्या है, डर्टी रीड. ऑप्शन बी इज़ अनरिपीटेबल रीड. अनरिपीटेबल रीड के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में जो हमारी वेबसाइट हैं, ठीक है, स्कूल वेबसाइट पे हमारा जो मार्क्स हैं वो अपडेट हुए हैं. अगर वो हमें प्रेजेंट होते हैं, जब हमने फ़र्स्ट टाइम ओपन किया तो वो हो रहे हैं जैसे 80. ठीक है, वहाँ पे डिस्प्ले हुआ 80, लेकिन कुछ 1 मिनट के बाद टीचर ने क्या किया, उस वेबसाइट पे मार्क्स को हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया. और उसको अपडेट करने के बाद क्या है, मार्क्स हमारे कितने हो गए, 85. तो हमें पहले क्या विजिबल हो रहे थे, 80, अब क्या विजिबल हो रहे हैं, 85. तो ये जो डिफरेंट टाइम पे जो डिफरेंट मार्क्स जो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं वो क्या होते हैं, अनरिपीटेबल रीड. ठीक है, और लास्ट ऑप्शन इज़ राइट अपडेट. राइट अपडेट में क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी टू डू लिस्ट बनाई है, ठीक है, उसमें हमने सपोज़ कि हमने कुछ भी टाइप कर दिया कि हमें 2 बुक्स परचेज़ करनी है. ठीक है, और हमारी टू डू लिस्ट को किसी ने चेंज कर दिया, सपोज़ कि हमारे फ्रेंड ने उसको चेंज कर दिया. ये 2 बुक्स परचेज़ हमने उसमें अपना टू डू लिस्ट में बनाया हुआ था, उसने किस में चेंज कर दिया उसको, 4 बुक्स में, कि हमें 4 बुक्स परचेज़ करनी है. तो अब क्या हुआ, ये जो चेंज शो हो रहा है, ठीक है, पहले किस में थे, जो हमने सेव कर रखा था वो क्या था, 2, लेकिन अब वो किस में चेंज हो गया, 4 में. तो ये जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिख रही है तो ये क्या हो जाएगी, हमारा राइट अपडेट. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ रिलेशन स्कीम आर ए बी सी, सॉरी, assume that the attribute are prime attribute, then minimum r is in which normal form. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, पहले हम नॉर्मल फॉर्म से पहले हम किसकी बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की. नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है, नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, डाटा को अरेंज करना होता है. हम अरेंज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो डाटा है उससे जो डुप्लीकेसी है इंफॉर्मेशन की उसको रिड्यूस कर सकें. ठीक है, सेकंड चीज़ हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि हम उसको इजीली मेंटेन कर सकें डाटा को और अपडेट कर सकें. ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मलाइजेशन. और इसकी कई फॉर्म होती हैं, जैसे 1NF, 1 नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ BCNF. ठीक है, अगर मैं इसमें हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 3NF. अगर मैं कंप्लीट इन ऑप्शंस को एलेबोरेट करूँ तो फर्स्ट NF जो है ये क्या होता है, फर्स्ट NF में क्या क्या है,
जैसे हमारे पास कोई भी डाटा है, ठीक है, ये किस में है, टैबुलर फॉर्म में, ठीक है। उसमें अगर हमें एक कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस सेल के अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया तो वो हमारा जो 1NF है उसको उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको फुलफ़िल नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने वन कॉलम में सिर्फ वन डाटा की वन वैल्यू को हमने एंटर किया है तो ये क्या हो जाएगा, 1NF। अगर हम सेकंड NF की बात करें तो उसमें क्या होता है, सेकंड NF में ये बेसिकली किसको फुलफ़िल करता है, किसकी प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करेगा, 1NF की। मतलब एक कॉलम में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही डाटा की जो वैल्यू है हम वही इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस डाटा को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और सेकंड क्या था, सेकंड 2NF क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, रिमूव कर देता है पार्शियल डिपेंडेंसी को, ठीक है। कैसे, जैसे हमने एक टेबल बनाई है जिसमें स्टूडेंट नेम है और रोल नंबर है और सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट का नेम किसके ऊपर डिपेंड करता है, रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट का नेम। बट ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, पार्शियल डिपेंडेंसी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 3NF क्या है, 3NF में ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को क्या करता है, रिमूव करता है। कैसे, जो जैसे हमने एक टेबल बनाई है जिसमें टीचर की इन्फॉर्मेशन है और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब कौन सा टीचर कौन से स्टूडेंट को कब उसका जो टाइम टेबल है ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, टीचर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अलग अगर हमने स्टोर कर दी स्टूडेंट डाटा से, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर दिया, ठीक है। BCNF क्या होता है, जो हर एक डिपेंडेंसी है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, की का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ उसमें क्या है, जैसे मेन जो आईडी रहेगी वो उसी से हम डिसाइड करते हैं अदर कॉलम की इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ये हमारा किस में आता है, BCNF। तो हमारा ऑप्शन C 3NF इज़ करेक्ट। Our next question is TCL command R, TCL command R ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। TCL क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आर ऑप्शन इज D इज करेक्ट, कमिट एंड रोल बैक, ठीक है। कमिट और रोल बैक क्या है, TCL कमांड है। इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कमिट की, तो ये क्या करता है, सेव कर देता है चेंजेस को, जो भी हमने चेंजेस कर रहे हैं ना परमानेंटली डाटाबेस के अंदर, ये उनको सेव करता है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग की है, ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया, पेमेंट की। जब हमने पेमेंट किया तो हमने क्या कर दिया, जो पेमेंट ऑप्शन है उसको हमने कंफर्म किया है तो हमने क्या कर दिया, इसको कमिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कमिट। एंड रोल बैक की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कोई भी रिसेंटली चेंजेस करे हैं, ठीक है, अगर हमने उसको चेंजेस को हमें कैंसिल करना है, ठीक है, कैंसिल कर दिया, फिर हमें उसको रीस्टोर करवाना है, ठीक है, जो लास्ट कमिटेड स्टेट थी उस पर, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, जैसे हमने ऑनलाइन पेमेंट की, अगर ऑनलाइन पेमेंट फेल हो जाती है, ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है वो कहाँ चला जाएगा, रोल बैक करेगा ट्रांजैक्शन पे, कि हमें क्या शो होगा कि जो मनी है वो डिडक्ट नहीं हुई है और जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, ऑर्डर भी क्या हो गया, प्लेस नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, रोल बैक। रोल बैक में मतलब हमारी जो पेमेंट फेल हो गई, पेमेंट फेल हो गई तो मतलब हमारी जो मनी है डिडक्ट ही नहीं हुई, तो हम कौन सी कंडीशन पे आ गए, रोल बैक हमने कर लिया। सेव पॉइंट में क्या होता है, अगर मैं सेव पॉइंट की बात करूँ, ये भी TCL कमांड की ही एक अपना एक पॉइंट है, अपनी कमांड है। इसमें क्या रहता है, ट्रांजैक्शन जो भी होगा इसमें रोल बैक जो होगा, जैसे कि हमने वीडियो गेम लिया, ठीक है। वीडियो गेम में क्या होता है कि अगर वो फेल हो जाता है, वीडियो गेम जैसे हम सेव कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसमें अगर वो फेल हो गया तो हम किस पे गो बैक हो जाएंगे, सेव पॉइंट पे, क्या हो जाएंगे, सेव पॉइंट पे गो बैक हो जाएंगे, ठीक है। ये अपना क्या है, ये अपनी कमिट और रोल बैक कमांड है, ठीक है। किस में यूज़ होती है ये, TCL में, अगर हमें ट्रांजैक्शन कंट्रोल करना है उसमें।
अगर मैं बात करूँ सिलेक्ट एंड इंसर्ट की, तो ये अपनी कौन सी कमांड होती है, DQL और DML, ठीक है। ये हमारी DQL और DML कमांड होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं डाटा को, हमें कोई इंसर्ट करना है डाटा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ग्रांट एंड रिमूव के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, वो है अपनी DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, यूज़र को क्या करते हैं, हम परमिशन देते हैं और वो मतलब यूज़र की परमिशन को रिमूव भी कर देता है ग्रांट और रिवॉक के थ्रू, ठीक है। जैसे हमने क्या करना है, गूगल शीट को एक्सेस करना है, ठीक है। अगर उसने ग्रांट कर दिया तो हम क्या करेंगे, उसने क्या कर दिया, हम यूज़र को परमिशन दी है उसको यूज़ करने की, तो उसने क्या करा, ग्रांट कर दिया। और अगर उसने रिमूव कर दिया एक्सेस को, तो ये क्या हो जाएगा, रिवॉक हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर C इज़ अपडेट एंड ट्रंकेट। अपडेट और ट्रंकेट ये क्या है, कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं इसमें, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। एंड DDL मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हमें कोई भी अपडेट करना है, डाटा को मॉडिफाई करना है, ठीक है। ट्रंकेट के अंदर अगर हमें रोज़ या कॉलम को हमें ट्रंकेट करना है, रिमूव कर देना है टेबल से, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रंकेट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। कौन सी हमारी इसमें से स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ठीक है। ऑप्शन D इज़ करेक्ट, अ प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंड ऑन अ की इन अ BCNF रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन द स्कीम ABC. A depends on BC, B depends on CA, and C and B depend on B, and AB depends on C. These are canonical cover for this set is, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, कैनोनिकल, बेसिकली ये कैनोनिकल है क्या, कैनोनिकल की अगर हम बात करें तो कैनोनिकल, 1 सेकेंड, जो कैनोनिकल कवर है इसमें क्या होता है, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है किसका, फंक्शन डिपेंडेंसी का। इसमें 2 टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो जो अननेसेसरी एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम, जितने भी अननेसेसरी कॉलम है ये उनको क्या कर देता है, हटा देता है। और सेकंड थिंग क्या होती है, डुप्लीकेसी, जो डाटा की डुप्लीकेसी है उसको ये क्या कर देता है, रिमूव करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक टेबल बनाई, टेबल में स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है। रोल नंबर से हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट के नेम को फाइंड कर सकते हैं, और स्टूडेंट के नेम से हम वो कौन से डिपार्टमेंट में अभी स्टडी कर रहा है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, बिल्कुल एक शॉर्ट में हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट के नेम से उसके डिपार्टमेंट को फाइंड करा है, तो ये क्या हो गया, कैनोनिकल कवर, क्या हो गया ये, कैनोनिकल कवर। तो ऑप्शन D इज़ करेक्ट, A depends B and B depends C. Next question is a weak entity said to be meaningful, it must be a part of, ठीक है। ऑप्शन B इज़ करेक्ट, 1 to many relationship। अगर मैं एंटिटी की बात करूँ तो ये क्या है, ये हमारा डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस स्पेशली कैसा है, ER मॉडल का। तो एंटिटी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करवाते हैं। जैसे हमारा स्टूडेंट्स का हो गया, स्टूडेंट्स का क्या है, अगर हमने एक स्टूडेंट्स की टेबल बनाई है, उसमें उसका कोर्स, डिपार्टमेंट, बैंक अकाउंट वगैरह हम क्या करवाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन हमने ऐड करवाई, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें, जो वीक एंटिटी है हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहता है, वो किसी अनदर एंटिटी के ऊपर डिपेंड होती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, बैंक के अंदर क्या होता है, एक कस्टमर, ठीक है, एक कस्टमर का अपनी एक टेबल होती है, ठीक है। टेबल मीन्स उसका डाटा अलग स्टोर होता है, उसमें ही क्या होता है, उसका एक अकाउंट नंबर, ठीक है। बट इसमें क्या है, जो अकाउंट होता है ना, जो कस्टमर का अकाउंट है वो क्या है, अपना वीक एंटिटी सेट है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग क्या है, कस्टमर, बिकॉज कस्टमर से ही हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट, ठीक है। कस्टमर आईडी नहीं होगी तो हम अकाउंट क्रिएट ही नहीं होगा हमारा। तो ये क्या हो गया, जो अकाउंट है क्या है, वीक एंटिटी सेट है, और कस्टमर क्या है, स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन B इज़ करेक्ट, 1 to many रिलेशनशिप।
And next question is, a data model is a collection of conceptual tools for describing which among the following. Option C is correct. Option C is correct. Data relationship, data semantic, semantic and consistency constraint. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, व्हाट इज़ डाटा? डाटा बेसिकली क्या है, ये कलेक्शन है रो फैक्ट का या फिगर का लगाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डाटा, रो इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमने रैंडम कोई भी नंबर ले लिया, 5 10 15 कुछ भी लिया है, ठीक है। अगर हमने इसको टेबुलर फॉर्म में हमने इसको स्टोर करवाया है, जिसमें हमने क्या कर दिया, कुछ एट्रीब्यूट लिए हैं, रो बना दी, जैसे नेम, एज, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इन जो ये हमने वैल्यू दी थी 5 10 20, तो हमने इसमें क्या कर दिया, इसको एक मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डाटाबेस, ठीक है। और जो ये रो डाटा था हमारे पास 5 10 20, ये हमारा क्या था, डाटा। अगर हम डाटा रिलेशनशिप की बात करें तो ये क्या है, कि हमें टेबल के अंदर हमें डाटा को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, रिलेट करना है एक टेबल को दूसरी टेबल से, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, डाटा रिलेशनशिप। अगर हम बात करें डाटा सिमेंटिक की, डाटा सिमेंटिक में क्या होता है, ये जो मीनिंग है उसको क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है, कि हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रियल वर्ल्ड में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि वैल्यू हमने दे दी 30, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर, अगर मैंने 30 को अगर मैंने टेम्परेचर की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने 30 को एज से रिप्रेजेंट किया है तो एज में क्या होता है, 30 ईयर्स, ठीक है। और स्पीड में अगर मैं बात करूँ तो 30 किलोमीटर। तो हमने क्या कर दिया, सिमेंटिक, हमने उसको क्या कर दिया, उसको एक मीनिंग दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमेंटिक। और अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी कांस्टेंट की, कंसिस्टेंसी कांस्टेंट क्या होता है, ये रूल्स होते हैं जिसमें हम डेटा को की करेक्टनेस को, वैलिडिटी को, एक्यूरेसी को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी अगर जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, जैसे ट्रैफिक रूल है, ठीक है, उसमें मतलब कॉन्स्टेन कर दिया कि अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता, ड्राइव नहीं कर सकता, ठीक है। उसके पास क्या होना चाहिए, व्हीकल के लिए उसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। मतलब ये किसको बता रहा है, एक एंटिटी इंटीग्रिटी को बता रहा है, ठीक है, कि उसके पास क्या होना चाहिए, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और अगर सिग्नल्स जो हैं, जैसे रोड रूल के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, सिग्नल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो हम सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, ये क्या है अपना रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। ये हमारे किसके पार्ट हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी कांस्टेंट के। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a transaction is aborted during its active state will go in a failed state। फेल्ड स्टेट कैसे, फेल्ड स्टेट में कैसे जाएगा, अगर मैं बात करूं कि अबॉर्टेड, अबॉर्टेड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन हो रही है वो क्या हो गया है, या तो हमारा सिस्टम क्रैश हो गया है, ठीक है, या फिर पावर फेल हो गया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अबॉर्ट हो गया है, ठीक है, वो फेल हो गया है, फेल की स्टेट में चला गया है, ठीक है। तो फेल्ड हो गया। अब इसमें अगर मैं बात करूँ ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है, ट्रांजैक्शन एक्चुअली ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डाटा को क्या कर रहे हैं, डाटा को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, मतलब उसमें बहुत सारे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन की क्या होती है, प्रॉपर्टी भी होती हैं, जैसे एसिड हम बोल सकते हैं, ACID। ए मीन्स क्या होता है, एटोमिसिटी, सी मीन्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी, आई मीन्स आइसोलेशन, एंड डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, फेल्ड स्टेट, ओके। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन स्कीम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इज की। अब इसमें अगर मैं ऑप्शंस को एलेबोरेट करूँ तो इसमें हम समझते हैं कि ऑप्शन बी इज़
एरिटी, एरिटी मीन्स क्या होता है कि कोई भी हमारे पास क्या है, एक टेबल है, टेबल के अंदर कितने नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट हैं, मतलब कितने कॉलम हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिटी। क्या बोलेंगे, एरिटी। जैसे हमने कोई स्टूडेंट नेम दिया है, रोल नंबर दिया है, क्लास है, तो ये हमारे क्या हो गए, नेम, रोल नंबर एंड क्लास। तो हमारे पास 3 क्या है, एट्रीब्यूट, हम इसको क्या बोलेंगे, एरिटी। अगर मैं बात करूँ कार्डिनैलिटी की, तो कार्डिनैलिटी क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ टप्पल्स आ जाते हैं। टप्पल्स मीन्स रो, मतलब हमारी टेबल में कितनी रो हैं, ठीक है, तो ये हमारी कार्डिनैलिटी आ जाती है। अगर मैं उसके बाद बात करूँ डोमेन की, तो हमारा डोमेन क्या है, ये इसमें ये एक सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है। क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज़, जिसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू को कंटेन करता है, ये कॉलम्स की वैल्यू को, किसको, कॉलम्स की वैल्यू को, इसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और एट द एंड आई एम टॉकिंग अबाउट की। ऑप्शन ए इज़ जो ना करेक्ट है। की एक्चुअली क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, जिसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। जो ईच रो होती है टेबल में, ये उसको मतलब क्या करता है, एक हर एक रो के अंदर क्या होती है, अपनी यूनिक आइडेंटिफाई करता है ये किसका सेट है, एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। की क्या है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, की क्या है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनपी हार्ड प्रॉब्लम, एनपी हार्ड प्रॉब्लम। अब ये एनपी हार्ड प्रॉब्लम ये क्या है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ये एक पोलिनोमियल एल्गोरिथम हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम के फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी हम डाटा को उठा रहे हैं, ठीक है, कोई भी है, अगर हमें उसको वेरीफाई करना है, क्विकली फाइंड करना है, तो हम उसमें क्या करते हैं, एनपी एनपी हार्ड जो है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे हमारे पास क्या है, अगर हमें 50 सिटीज़ को विज़िट करना है, क्या होगा, 50 सिटीज़ को हमें विज़िट करना है, तो हमें शॉर्टकट पाथ, अगर हमें विज़िट करना है तो हमें क्या करना होगा, हर एक सिटी को हमें क्या करना होगा, एक बार तो हमें उसको विज़िट करना होगा, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, एक बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, क्योंकि हमें हर एक पाथ को क्या करना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या है, एनपी हार्ड, क्योंकि हमने क्या किया है, हर एक पाथ को विज़िट करेंगे तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली हमारे लिए हार्ड भी होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, विजिटिंग के लिए शॉर्ट पाथ को फाइंड आउट करना है, उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये क्या है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। बट असाइनमेंट प्रॉब्लम, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग और हैमिल्टोनियन प्रोग्रामिंग इसके पार्ट हैं एनपी प्रॉब्लम के। अगर मैं बात करूं असाइनमेंट प्रॉब्लम की, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, बहुत सारे टास्क हैं और उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए वर्कर भी बहुत हैं। तो अगर हमें उन वर्कर्स को एक मिनिमम टाइम के अंदर, मिनिमम कॉस्ट पे अगर हमें टास्क परफॉर्म करवाना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो हमने क्या कर दिया, असाइन करवा दिया। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या रहेगा कि जो भी सेल्समैन हैं उनको विज़िट करना पड़ता है सिटीज़ में, ठीक है, अपने शॉर्टेस्ट टोटल रूट को फाइंड करने के लिए, ठीक। और नेक्स्ट इज़ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, जैसे जो ऑप्टिमाइजेशन रहेगा हमारे फंक्शन का, वो क्या रहेगा, नॉन लीनियर, मतलब ये कर्व फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये क्या नहीं होगा, स्ट्रेट फॉर्म में नहीं रहता है। तो ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। हैमिल्टोनियन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या रहता है कि जब हमें एग्जैक्टली वन प्लेस पे विज़िट करना है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें 5 सिटीज़ में एक जो रोड है वो 5 सिटी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें वहाँ से हमने क्या किया, जिसने भी मतलब 1 सेकेंड,
Here option B is correct, traveling salesman problem. Our next question is, let Tn be defined by T1 is equal to 7 and Tn plus 1 is equal to 3n plus Tn for all integer. N is equal to n is greater than equal to 1. Which of the following represent the order of growth of Tn as a function of n? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, थीटा एन स्क्वायर। ठीक है, हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे हमें कोई भी अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा है, थ्री को हमने कॉमन लिया है और जैसे थ्री के हमने क्या कर दिया, 3 ब्रेसेस 1 + 2 + 3 + n तक हम जा रहे हैं, तो इसमें हमने क्या कर दिया, n स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिकली हमारा क्या है, थीटा n स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डिफरेंट बाइनरी ट्री आर पॉसिबल विद n नोड्स? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बाइनरी ट्री बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हर जो नोड है, जितनी भी नोड होती हैं वो कितनी रहेंगी, 0 1 और 2। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है बाइनरी ट्री का, उसमें जो ईच नोड होती है वो क्या रहेगी, 0 1 और 2 के फॉर्म में। ठीक है, और फिर हमने जो लिया है इसमें 8 नोड हैं, तो उसके जो पॉसिबल जो बाइनरी ट्री रहेंगे, how many different binary trees are possible, 8 node is 256. Option A is correct. Which of the following algorithm does not use divide and conquer strategy? ठीक है, और ऑप्शन डी इज करेक्ट, traveling salesperson problem. First of all, I will talk about divide and conquer strategy. हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम है, हमने उसको ब्रेक डाउन किया। ठीक है, किसमें, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में हमने उसको ब्रेक डाउन किया। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या करना है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पिक करना है, फिर उनका जो हमने हमारे पास जो सॉल्यूशन आया, हमने उनको क्या करना है, कंबाइन करना है। सारे के सारे सॉल्यूशंस को जब हमने कंबाइन किया तो हम कहाँ रिच करेंगे, एक फाइनल आंसर पे। ठीक है, और ऑप्शन ए मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, डिवाइड के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक लिस्ट है 8 3 5 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, 8 और 3 को हमने अलग कर दिया, 5 और 2 को हमने अलग कर दिया। ठीक है, फिर अब हमने क्या किया, सॉर्ट किया इसमें। ठीक है, 8 3 5 2। ठीक है, अब हमने इसको अरेंज किया है, सॉर्ट किया, तो हमारी जो पहली लिस्ट बनेगी 3 और 8 की, और दूसरी लिस्ट क्या बनेगी, 2 और 5 की। फिर हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास प्रॉब्लम थी हमने उसको क्या किया, मर्ज करके हमने क्या निकाला, 2 3 5 8। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मर्ज सॉर्ट में हमारे पास जो फर्स्ट टाइम जो हमारा जो डाटा है वो किस फॉर्म में होता है, अनअरेंज फॉर्म में होता है। सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर हम उसको सॉर्ट करते हैं, आफ्टर दैट हम उसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। क्विक सॉर्ट में क्या होता है, क्विक सॉर्ट के अंदर हमारा जो वन एलिमेंट है वो किस फॉर्म में होता है, पाइवोट में हम क्या करते हैं, लिस्ट को डिवाइड करते हैं स्मॉलर और लार्जर एलिमेंट में। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है 9 3 7 1 की। ठीक है, हमने चूज़ कर लिया पाइवेट 7 को, हमने डिवाइड किया 3 1, और जो 3 और 1 में क्या है, 3 1 जो लिस्ट बनी है हमारी, इसमें स्मॉलर क्या है अपना 3 और 1, और 9 क्या है इसमें, लार्ज। ठीक है, फिर हमने इसको सॉर्ट किया है, जैसे जो लिस्ट थी 3 1 की, तो हमने इसको सॉर्ट किया तो हमारे क्या बन गया, 1 और 3। ठीक है, फिर हमने कंबाइन कर दिया 1 3 7 9, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने क्विक सॉर्ट किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनरी सॉर्ट एंड स्ट्रेशन मल्टीप्लिकेशन। अगर हम बाइनरी सॉर्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम,
हमने एक लिस्ट बनाई है 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। जैसे ये हमने वैल्यूज़ ली हैं कुछ, और हमने इसमें 40 को हमने डिवाइड करते हैं। 40 को हमने क्या ले लिया है, एक मिड वैल्यू हमने क्या ले ली 40, और इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the worst case time complexity of search operation on unordered and ordered list using linear search respectively algorithm? Option C is correct. Option C is correct, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the number of comparison required by algorithm for finding the fourth largest element in the given input list of an element? Is option number A is correct, 2n minus 3. What is 2n minus 3? What does F252 return? Option B is correct, and B is correct. ओके अगर मैं क्वेश्चन 17 की बात करूं तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने क्या करा है, अगर हम एक मनी को डबल करवा रहे हैं, ठीक है, 1 डे में हम डबल करवाएंगे, और उसको कब तक डबल करवाते रहेंगे, जब तक हमें कितनी अमाउंट ना मिल जाए 250, ठीक है। 1 डे हमने 2 फिर सेकंड डे में हमने उसको डबल किया 4 से फिर हमने डबल किया 16, तो ऐसे क्या हो गया, वो स्क्वायर्स होता गया, ठीक है। स्क्वायर्स होता गया तो कब तक वो 250 तक चलेगा, 8 डेज तक, ठीक है। 8 डेज तक हमारी जो 8 डेज में हमारी जो मनी है वो कितनी हो जाएगी 250, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सपोज एफ एन इज एन स्क्वायर multiply log n, consider the following statement. Option B is correct, B and C are true but A is not true. How many times is the comparison I is greater than equal to n is performed in the following program? इसमें जो हमारा हमें करना क्या है, कितने टाइम हमें कंपैरिजन करना होगा कि हमारा जो आई है वो ग्रेटर हो जाए और कहाँ तक रहे, आई हमारा ग्रेटर हो और एन के इक्वल हो, तब तक हमें उसको क्या करते जाना है, हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ सपोज कि हमें इसमें दे दिया है आई इज इक्वल टू कितना है 200, और हमें जो एन दिया है, मतलब जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है 110, ठीक है। अगर हम 200 से माइनस कर देते हैं 110, अगर हमने उसको 2 से डिवाइड किया और उसमें 1 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा 46। तो इसका जो आंसर रहेगा ए रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 46, ठीक है। विच ऑफ द Our next question is which of the following is the correct recurrence relation related to complexity of the binary search tree? बाइनरी सर्च में क्या होता है, व्हाट इज़ बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च एक मेथड है जिसमें हम फाइंड करते हैं किसको, एक आइटम को, और उस आइटम को हमें क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें, 2 हाफ्स में हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एक डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें हमारे पास कितने पेजेस हो गए, 1000 पेजेस हैं, ठीक है। अगर हमें एक वर्ड उसमें फाइंड करना है जैसे टाइगर, ठीक है, हमने उसमें क्या किया, मिडल पेज लिया 500, ठीक है। हमने क्या किया, बाइनरी सर्च में हमने क्या किया है, जितने भी टोटल पेजेस थे हमने उसको डिवाइड कर लिया हाफ हाफ में, तो हम कहाँ पहुँचे 500 पे। हमें फाइंड क्या करना है, टाइगर को। तो टाइगर जो फर्स्ट जो हमारा राइट हाफ है 501 से 1000 तक, ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, टाइगर के बाद का रहेगा। और अगर हम बात करें उसके फर्स्ट हाफ की, सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें तो 1 to 499,
और हमें क्या करना है, स्टॉप करना है जब हमारी प्रॉब्लम का जो साइज़ है वो कितना हो जाए, हाफ। तो हमने क्या करा, हमने क्या कर दिया, नंबर्स को n डिविजिबल बाई 2 एंड फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ करेंगे n डिविजिबल बाई 4, फिर उसका हाफ करेंगे n डिविजिबल बाई 8, जब तक हम फर्स्ट पेज पे ना पहुंच जाएं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई 2 प्लस 1। Our next question is consider noiseless channel with bandwidth of 1000 Hz transmitting a signal with two digital level. The maximum bit rate will be option A is correct, 2000 2000 bps। ठीक है, इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे हमें कोई हमारी लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है, ब्लिंक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डाटा को सेंड कर रहे हैं, कभी लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, तो 1000 टाइम ये हमारी ब्लिंक हो रही है पर सेकंड में, तो इसकी जो बैंडविड्थ जो होगी वो कितनी होगी, 1000 Hz। ठीक है, और वही चीज़ अगर हमें ऑन ऑफ अगर हम करवा रहे हैं, टू फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, एक बार ऑन कर रहे हैं, एक बार ऑफ कर रहे हैं, तो इसकी जो बैंडविड्थ थी इसमें कितनी थी, 1000। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम, क्योंकि एक बार हम ऑन करवा रहे हैं, एक बार ऑफ करवा रहे हैं, तो 2 × 100 इज इक्वल टू 2000 bps। ओके, next question is in the tear down phase of a circuit switches network a signal is sent to release the resources। इसके अंदर जो अगर हम बात करें सर्किट स्विच्ड नेटवर्क की, तो ये क्या है, ये नेटवर्क का एक टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, एक फिज़िकल पाथ हम क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं, जिसमें हम डाटा को सेंड कर रहे हैं सेंडर और रिसीवर से। कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले हमने क्या किया है, एक पाथ जो डेडिकेटेडली हमने क्या करा है, एक पाथ प्रोवाइड किया है, किसको, एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, जैसे टेलीफोन कॉल के लिए हमने क्या कर दिया, उस लाइन को, वो लाइन क्या रहती है, जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, लाइन हमारी क्या रहती है, एंगेज रहती है, कोई थर्ड पर्सन क्या इंटरप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो अपना ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टू ईच राउटर, क्या होगा इसमें, ईच राउटर। Our next question is which of the following polynomial is used by HDLC for CRC generation। ठीक है, इसमें क्या रहता है, अगर मैं बात करूँ HDLC की, ये क्या है, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। क्या है ये, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। ये एक डाटा लिंक लेयर के अंदर क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसका हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन है टू नोड्स के बीच में, उसके किसके लिए, उसको रिलायबल, हम उसमें कम्युनिकेशन कैसे कर सकें, रिलायबल कम्युनिकेशन हो, और इसमें एरर डिटेक्शन को के लिए हम क्या करते हैं, HDLC का यूज़ करते हैं। ठीक है, एरर को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। जिस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं HDLC में एरर को डिटेक्ट करने के लिए, वो हमारा क्या है, CRC। ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक टू डिटेक्ट एरर। ठीक है, फॉर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ CRC का, तो हमने क्या किया है, जैसे हमने एक बॉक्स लिया, उसमें हमारा क्या है, डाटा, उसका एक जो अलग पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, CRC, मतलब CRC एक यूनिक एक उसके अंदर पैटर्न है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सील, माय गॉड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Our next question is which one of the following protocol which one of the following protocol pairs can be used to send and receive the emails in that order। Option B is correct, SMTP and POP3। ठीक है, अगर मैं बात करूँ SMTP क्या है, सिंपल
मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। जब भी हमें मेल को सेंड करना है तो हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है, मेल को सेंड करने के लिए। और POP3 क्या है अपना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। जब भी हमें मेल को रिसीव करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, POP3, ठीक है। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन ए, IMAP क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या रहता है, ये रिसीव करता है मेल्स को, बट कहाँ पे ये रिट्राइव करता है, सर्वर पे, ठीक है। कहाँ पे रिट्राइव करके रखता है सब मेल्स को, सर्वर पे, ठीक है। और अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट MIME टर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या है ये, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई इमेज सेंड करनी है, ऑडियो वीडियो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, MIME का, ठीक है। ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन ऐड वर्ड नॉट अवेलेबल इन द वर्ड डिक्शनरी टू। कहाँ से हम इसको, अगर हमें वर्ड अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं कस्टम डिक्शनरी का यूज़। किसका यूज़ करते हैं, कस्टम डिक्शनरी का यूज़, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सी डिक्लेरेशन, स्ट्रक्ट नोड इंट आई फ्लोट जे, स्ट्रक्ट नोड स्टार एस, एंड लिस्ट बनाई है 10 आइटम्स की, फाइंड हमें करना है एस टू बी, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एन एरे ईच एलिमेंट विच इज़ अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइप नोड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम फ्रेम साइज रिक्वायर फॉर CSMA CD बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क रनिंग एट GBps on 200 M cable with a link speed of 2 multiplied 10 meter per second is option B is correct, is 250 bytes, 250 byte. Our next question is in uh, in the IPv4 addressing format, the number of networks allow under class C address is, option C is correct, 2 to the power 21. What? 2 to the power 21. And next question is consider the following messages. M is equal to these bits, and cycle redundancy check CRC. This message using the divisor polynomial x to the power 5 plus x to the power 4 x to the power 2 plus 1 is, option A is correct, 0 1 1 0. अगर मैं यहाँ पे CRC की बात करूँ तो ये क्या है, हमें एरर डिटेक्शन में ये हेल्प करता है डिजिटल नेटवर्किंग में। और इसमें हाई डिग्री जो पॉलिनोमियल है, हम उसको हाई ट्रीट करते हैं मैसेज को कैसे, एज अ हाई डिग्री पॉलिनोमियल। एंड पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी स्ट्रिंग्स को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी स्ट्रिंग्स को, जैसा हमें इसमें दे रखा है। अगर मैं बात करूं, जैसे हम नेटवर्क में हमें क्या करना है, डाटा को सेंड करना है किसके, पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। तो CRC क्या होता है, CRC हमें क्या करेगा, जैसे हमने इथरनेट का यूज़ किया है, ठीक है। इथरनेट क्या है, एक फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है, ठीक है। वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम एरर को डिटेक्ट करते हैं नेटवर्क पैकेट्स में। और जो स्टोरेज डिवाइस है इसमें कौन सा होता है अपना, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 0 1 1 0. Our next question is which type of routing protocol use the shortest path first algorithm. Shortest path first algorithm is option B is correct, is link state. लिंक स्टेट बेसिकली क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल
का हम यूज़ करते हैं अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है, ठीक है। इसमें जो एल्गोरिथम यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है, जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को, ठीक है। एवरी डेस्टिनेशन के लिए अगर हमें डेस्टिनेशन को पे पहुंचना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, SPF एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे हम GPS नेविगेशन का भी हम यूज़ करते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर में क्या रहता है, जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है RIP, ठीक है, ये रिलाई किस पे करता है, ये लोकल इन्फॉर्मेशन रखता है, राउटर नो अबाउट देयर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। और इसमें जो एल्गोरिथम यूज़ होता है वो कौन सा होता है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम यूज़ होता है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, ठीक है। अगर हम बात करें हाइब्रिड की, हाइब्रिड में क्या रहेगा, हम कंबाइन करते हैं डिस्टेंस वेक्टर को भी और लिंक स्टेट को भी, दोनों प्रोटोकॉल को हम इसमें कंबाइन करते हैं और हमें एक मेथड मिलता है जिसमें हम एक इंटरनल राउटिंग क्रिएट करते हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन इज स्लाइडिंग विंडो। इसमें क्या रहता है, ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें फ्लो कंट्रोल होता है और हम एरर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कौन सी लेयर का यूज़ करके, डाटा लिंक लेयर का, ठीक है। एक नंबर 1 इज़ डाटा लिंक लेयर, नंबर 2 इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉट द कॉनका ऑफ द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इट इज़ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, कि अगर हम बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, थिंग्स को, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, उसको एक रैंक वे में हम यूज़ करते हैं। जैसे हमें उसको प्लेस करना है, कोई भी डाटा है अबव बिलो या फिर सेम लेवल पे हमें डाटा को रखना है, ठीक है, उसमें हम हायरार्किकल का यूज़ करते हैं। और ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस किस में यूज़ होता है, उप्स में, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, क्लास रहती है, एग्जिस्टिंग क्लास की भी क्या होती है, एक सुपर क्लास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स क्लास, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास एक व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल क्या है, हमारी क्लास, और व्हीकल में क्या ले लिया हमने, कार और ट्रक, ठीक है। कार स्पेशली इनहेरिट करती है, जैसे SUV या फिर सेडन, ये हमने ली हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, इनहेरिट करती हैं किसके, व्हीकल के फीचर्स को। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, मैनी मैनी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, फंक्शंस जिनके अलग हैं। अगर हमें व्हीकल में ड्राइव करना है तो जैसे कार है, कार के लिए हम क्या करेंगे, डॉट ड्राइव फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। और मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल डॉट ड्राइव करके हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, एनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, डाटा को बाइंड करते हैं, ठीक है, मेथड और फंक्शंस को हम क्या करवाते हैं, ऑपरेट करने के लिए डाटा को एक सिंगल यूनिट में हमने क्या करा है, बाइंड कर दिया डाटा को, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या करते हैं, हाइड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, अब उसके अंदर कैसे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमें विजिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पासिंग मेथड यूज इन C++ पासिंग डाटा का मतलब क्या है कि अलग अलग वे होते हैं, ठीक है, डाटा को पास करने के लिए, जिसका जो इफ़ेक्ट रहेगा ओरिजिनल डाटा के ऊपर वो कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा ओरिजिनल डाटा चेंज हो गया है तो उसके फंक्शंस के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा, ये क्या है, पासिंग डाटा पैरामीटर। अगर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कॉल बाय वैल्यू, डिफ़ॉल्टली ये क्या होता है, C++ में कॉल बाय वैल्यू क्या रहेगा, कॉल बाय वैल्यू। तो जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, कॉल बाय वैल्यू में क्या रहता है, हम किसी भी फंक्शन की हमने क्या करी है, कॉपी कर दी डाटा की, ठीक है, और उसको
फंक्शन के अंदर हमने कुछ चेंज कर दिया, बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो ओरिजिनल डाटा के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता, ओरिजिनल डाटा के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे हमारे पास कुछ नोट्स हैं अपने, ठीक है, और हमने उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के किसको दे दी, अपने फ्रेंड्स को दे दी यूज़ करने के लिए, रीड करने के लिए। तो उसने क्या किया, अपनी इस फ़ोटोकॉपी के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं, ठीक है, उनका मेरी ओरिजिनल जो नोट्स हैं उनके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया, कॉल बाय वैल्यू। अगर हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस में क्या होता है, जो एक्चुअल जो वेरिएबल है, जो उसके ऊपर क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे जो हमारे जो ओरिजिनल हमारे जो नोट्स हैं, अगर हम वही अगर अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं तो उसमें जो भी चेंजेस वो उसने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे होगा, हमारे ओरिजिनल नोट्स पे। कॉल बाय नेम, कॉल बाय नेम से क्या होता है, जैसे हमारे पास मेल बॉक्स है, ठीक है, कॉल बाय नेम से क्या होगा, जैसे डे बाय डे क्या होता है, उसमें जो डाटा है वो चेंज होता रहता है। क्या होता है, डाटा डेली बेसिस पे चेंज होता है, तो कॉल बाय नेम हम उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे। एरे को इनिशियलाइज करने का करेक्ट वे क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंट नम, नम कितने कितने हमने इसमें नंबर लिए 6, और इज इक्वल टू 2 4 12 5 45 5। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड ऑप्शन बी, जो हम अगर इसकी बात करें तो इसमें हमने क्या दिया है, इसमें हमने आइटम दिया ही नहीं है। ठीक है, और इसमें हमने कौन सी पैरेंथेसिस का यूज़ किया है, ब्रेसेस का यूज़ किया है। तो हमारी जो एरे के अंदर इनिशियलाइजेशन होता है वो ब्रेसेस से नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्या है, सिंटेक्स एरर हो जाएगा इसमें। और ऑप्शन सी में क्या रहेगा, हमने 6 एलिमेंट लिए हैं, 2 4 एंड 12। ठीक है, इसमें सिंटेक्स एरर है क्योंकि हमने जो डिक्लेयर किए हैं वो कितने किए हैं, 6, और सिंगल इंटीजर लिया है, और हमने असाइन क्या कर दिया है, एक लिस्ट के फॉर्म में इसको असाइन कर दिया है। तो इसलिए हमारा ये क्या है, सिंटेक्स को सिंटेक्स जो है इसमें वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी में हमने क्या किया, ऑप्शन डी में भी हमारा क्या है, सिंटेक्स का जो है एरर है क्योंकि इसमें हमने सिंगल इंटीजर दिया है। ठीक है, और ये जो है इसको सपोर्ट नहीं करता, फंक्शन जो इसमें स्टाइल का यूज़ किया है, फंक्शन स्टाइल का, वो जो एरे वो इसको सपोर्ट नहीं करता। समझ में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा, नन ऑफ अबव। कैसे, अगर मैं बात करूँ सिंटेक्स, okay, option D is correct, none of above. Our next question is module based programming language. तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो B and D both are correct. C++ and ADA मॉडल मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है कि जैसे हमारा हाउस है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, रूम्स को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, हमारा क्या रहता है, हर एक जो हाउस है उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट रूम्स में। ठीक है, हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट रूम में उसको डिवाइड किया है कि किचन है, किचन में हम कुकिंग करेंगे, लिविंग रूम में हम रिलैक्स करेंगे, बेडरूम किस लिए है, अपने स्लीपिंग के लिए है। तो हमने क्या कर दिया, मॉड्यूल को प्रोग्राम कर दिया है, और इसके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। ठीक है, अगर मैं एक लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज इसमें एडा को सपोर्ट करता है। कैसे कि हम इसमें जो डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो किस में, पैकेजेस के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, और पैकेजेस के फॉर्म में, और हमने क्या किया है, ये पैकेजेस के फॉर्म में है। और ऑप्शन नंबर ए, सी, व्हाट इज सी, सी अपने क्या है, सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है सी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या यूज़ करते हैं इसमें, फंक्शंस का और फाइल्स का हम यूज़ करते हैं।
Okay, and C code can be split into multiple files but not in formal module system. ठीक है. और C++ क्या है? What is C++? C++ क्या है? It's a extends of C. और किसको सपोर्ट करता है ये? UPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? UPS में क्लासेस इनहेरिटेंस, ठीक है, इनका हम यूज़ करते हैं. और व्हाट इज़ MI? MI क्या है? MI एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ये क्या है? अपना मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग है. ठीक है. एडा एक लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है, स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल सपोर्टर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पैकेज. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग. ठीक है. स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग, हमने एक स्टेटमेंट लिया. अब इसमें क्या है? डबल वेरिएबल 8/3 और इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 2.0. अब इसमें अगर मैं बात करूँ 8 और 3 क्या है? हमारे बहुत इंटीजर हैं. ठीक है, इंटीजर हैं. अब हमने इसको इक्वली पार्ट्स में हमने डिवाइड किया. ठीक है. ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? ये 2 पार्ट्स में. 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2. तो इसमें जो है जो 2 है, ठीक है, तो असाइनिंग इंटीजर क्या हो जाएगा? 2. और जो डबल कन्वर्ट होगा उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? 2.0 जो हमारा रिमेनिंग है. तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 2.0. बी इज़ करेक्ट. Which of the following does not reside in activation record block of a function? इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. अगर मैं बात करूँ एक्टिवेशन रिकॉर्ड ब्लॉक की, तो ये क्या होता है? सपोज़ कि ये एक टेम्पररी वर्क स्पेस होता है. ठीक है. सपोज़ कि हमें एक टास्क को परफॉर्म करना है. इसके लिए मैंने क्या किया? मैंने एक डेस्क लिया जिसमें मुझे एक टास्क को परफॉर्म करना है. उसके लिए जो डेस्क है, जो मैंने स्पेस लिया है, वो क्या हो जाएगा? वर्क प्लेस. और जो थिंग्स हैं, जिन भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी वो मैं क्या रखूँगी? उस टेबल पे रखूँगी. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? लोकल वेरिएबल हम बोल सकते हैं. और पॉइंटर्स टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स जो रहेगा हम इसमें यूज़ करेंगे. और सेकंड ऑप्शन इज़ पॉइंटर टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड. पॉइंटर टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या रहता है? अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें टेम्परेली मूव करना पड़ गया अपने डेस्क से किसी और कलीग के पास जाके, अगर हमें कुछ कंफर्म करना है या फिर कुछ नोट डाउन करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमने जहाँ से ड्रॉप किया था किसी काम को, उस पर रिटर्न उस पर वर्कआउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पॉइंटर का. ठीक है. अगर मैं बात करूँ उस फंक्शन रिटर्न इन्फॉर्मेशन की, तो इसमें क्या रहता है कि हमने जो टास्क फिनिश करना है, ठीक है, फिनिश जो किया है उसके लिए हमने जो नोट्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, उसका जो वर्क फ्लो रहेगा, उसका जो कनेक्शन रहेगा नेक्स्ट टास्क के साथ, उसको हम बोलते हैं फंक्शन रिटर्न इन्फॉर्मेशन. मतलब उसका कनेक्शन किसके साथ रहेगा? जब तक हमने प्रीवियस टास्क को कंफर्म नहीं किया, प्रीवियस टास्क को फिनिश नहीं किया, तब तक हम नेक्स्ट स्टार्ट नहीं कर सकते. उसका लिंक रहता है. इसीलिए हमने क्या यूज़ किया? फंक्शन रिटर्न इन्फॉर्मेशन. एंड ग्लोबल वेरिएबल में क्या रहेगा? जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें जो सेल्फ हैं, बुक्स हैं, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है. ये हमारा किसका है? ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ग्लोबल वेरिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस इन C++? वर्चुअल इनहेरिटेंस. वर्चुअल इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे हमारे पास क्या है? लाइब्रेरी, ठीक है, उसमें क्या है? बुक्स. अब मैंने उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है. एक हो गया अपना साइंस का, एक हमने ले लिया कंप्यूटर साइंस का, ठीक है. अब अगर मेरे को क्रिएट करना है एक डाटाबेस, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या कर देंगे? हमने एक क्या किया? एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया.
ठीक है, किनका, एक साइंस का और एक कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के लिए अलग अलग क्या चाहिए, एक डिक्शनरी चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं अलग अलग डिक्शनरी को यूज़ करती हूँ तो इसमें क्या होगा कि डाटा रिडंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अननेसेसरी जो डाटा है डुप्लीकेशन भी आएगी, डाटा डुप्लीकेशन, और थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या बनाया, वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस हमें क्या फैसिलिटी देता है कि हमने ये जो दो सेक्शन हमने बनाए हैं, साइंस और कंप्यूटर साइंस का, इन दोनों के लिए हमने एक ही डिक्शनरी का यूज़ करना है। ठीक है, अगर हमें कोई भी वर्ड को फाइंड आउट करना है तो हमने क्या यूज़ किया, एक डिक्शनरी का। इसने मतलब दो चीज़ों को हम हमारे यहाँ पे रिड्यूस किया है। नंबर वन, इसने जो भी डुप्लीकेशंस हैं उसको रिड्यूस कर दिया है, जो कन्फ्यूज़न हो रहा है उसको भी अवॉइड किया है। और सेकंड थिंग कि इसमें जो मल्टीपल कॉपीज़ हो रही थी डाटा की, वो भी क्या हुई है, अवॉइड। किसकी वजह से, वर्चुअल इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं डाटा कलेक्शन में, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, वर्चुअल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, टू अवॉइड द मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास इन डिराइव्ड क्लास। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये क्या है, एक फीचर है किसका, सी प्लस प्लस का, जिसमें हमने क्या किया है, वर्क जिसमें हम करते हैं यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, और क्लासेस का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, जैसे हमारे पास एक पाइल है बुक्स का। ठीक है, हमने क्या किया इसमें, हमने सोचा कि हमें बुक्स की जो हमारे पास पाइल है ना, हमें इसको वन बुक में क्या कर देना है, इसको कंबाइन कर देना है। ठीक है, सारा का सारा जो कंटेंट है वो वन बुक में आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इन बुक्स को क्या कर दिया, कंबाइन करवा दिया पेजेस के थ्रू। तो हमने ये क्या कर दिया, ओवरलोडिंग क्या कर दिया है, कौन सा ऑपरेशन हो गया यहाँ पे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, गिविंग सी प्लस प्लस ऑपरेटर मोर देन दे कैन हैंडल। हमने क्या करवाया, जो हमारे पास जो बुक्स थी, हमने उसके एक्सेस से ज़्यादा हमने उसमें कंटेंट को क्या करवा दिया, कंबाइन करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअल कोड फॉर टेम्पलेट फंक्शन इज जनरेटेड व्हेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अ कॉल टू द फंक्शन अपीयर इन द सोर्स कोड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर ये जो है अपना एक्चुअल कोड ऑफ कंपाइलेशन, एक्चुअल कोड ऑफ ओके, option C is correct. A call to the function appear in the source code. Thank you.